Assalamu alaikum. I am Safa Mushtaq and today we are going to study biology 9th class, chapter number 8 nutrition. आज हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे बैलेंस डाइट. ह्यूमंस को जो फूड चाहिए होता है वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट में चाहिए होता है. एक महदूद रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमंस की डाइट की, और अगर उनको वो सप्लीमेंट्स वो न्यूट्रिएंट्स उस रिक्वायरमेंट में नहीं मिलते तो उनकी जो नॉर्मल ग्रोथ और फंक्शनिंग है बॉडी की वो रुक जाती है, वो उस तरह से नहीं करती. तो बैलेंस डाइट कौन सी डाइट है? एक ऐसी डाइट जिसके अंदर आपको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में जो है वो आपको ऑल दी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल हो. तो ऐसी डाइट को हम जो है वो बैलेंस डाइट बोलते हैं, जिसके अंदर तमाम के तमाम रिक्वायरमेंट्स, तमाम के तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल एक बैलेंस क्वांटिटी के अंदर जो है वो मौजूद हो. बैलेंस डाइट का जो रिलेशन है वो ऑर्गेनिज्म की, वो बॉडी की एज के साथ, इन ह्यूमन की एज, उसका जेंडर और उसके साथ जो है उसकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है. हम इन तीनों चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं. और उसके बाद ये टॉपिक हमारे लिए इतना हाईलाइटेड क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनकी डिफिशिएंसी की वजह से ही हमें बहुत ज़्यादा दूसरे मसले, बाज़ औक़ात बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ भी लग जाती हैं. तो यानी कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट का ध्यान रख लें, अपनी डाइट को एक मुनासिब मिक़दार में ले लें, तो हमारी बहुत ज़्यादा मसले जो हैं वो ऐसे ही हल हो जाते हैं. तो इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं बैलेंस डाइट का विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी के साथ क्या रिलेशनशिप है. अच्छा, बैलेंस डाइट लेना कैसे मुमकिन है? ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर आपको ये पता हो कि आप जो भी फूड खा रहे हैं उसके अंदर तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स की एक स्पेसिफिक अमाउंट कितनी है. जैसे आपकी बुक में एक चार्ट भी उन्होंने बनाया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने आपको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की क्वांटिटी तमाम बेसिक फूड के अंदर दिखाई भी हुई है. तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हो तो बैलेंस हमारे लिए ऐसी डाइट लेना जो कि बैलेंस हो, हमारे लिए वो ज़्यादा जो है वो फीजेबल रहता है. अच्छा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो है डाइट का एज के साथ क्या ताल्लुक है. जो ग्रोइंग एज है, ग्रोइंग एज में जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई होता है. बच्चों का मेटाबॉलिक रेट जो है वो उस टाइम पे वो हाई होता है और उनको उस टाइम पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ज़्यादा मिकदार की जो है वो ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स. एडल्ट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है पर किलोग्राम वो कम होती है, और उन बच्चों की जो कि अभी टीन एज हैं, ग्रोइंग एज में है, ख़ास तौर पर जो हमारे पास एज आती है तकरीबन 12 टू ऑनवर्ड 16-17 तक, ये सारी ग्रोइंग एज में आता है. तो इस टाइम पे जो है वो बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बढ़ चुकी होती है. इसके बाद वो वाले बच्चे जो कि अभी ग्रो कर रहे हैं, बोन्स की उनकी ग्रोथ हो रही है, तो उन बच्चों को भी जो है वो कैल्शियम की मिकदार, फास्फोरस की मिकदार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो उनके खाने में उस टाइम पे इन चीज़ों की मिकदार जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड करती है. तो इस तरह से जो है वो एज के साथ डाइट का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है. इसी तरह से जब हम एडल्ट्स के आगे चले जाते हैं, मतलब ओल्ड एज में चले जाते हैं, तब दोबारा से हमारी रिक्वायरमेंट फिर कम हो जाती है, क्योंकि तब हम हाई जो रेट है कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का, ऐसा फूड हम जो उनकी बॉडी है वो ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो उसको नहीं डाइजेस्ट कर पाती, तो तब भी उनके लिए मसले होते हैं. यानी कि आप एक जैसा खाना हर एज में नहीं खा सकते, एक जैसी डाइट नहीं ले सकते. इसके बाद जेंडर की बात कर लें. जेंडर में सेम एज के जो मैन और वुमेन हैं, सेम एज सेम वेट के, फिर भी इनका मैन का मेटाबॉलिक रेट हाई होता है और वुमेन का मेटाबॉलिक रेट लो होता है. और इसी हिसाब से जो मैन हैं उनको जो फूड है बैलेंस वो ज़्यादा, मतलब उनको ज़्यादा हाई न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स और बॉयज़. इसके बाद एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं हम.
एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एक ऐसा इंसान जिसने जो है वो सारा दिन बैठे रहना है या इतना ज़्यादा उसका वर्किंग नहीं है कि उसने भागना दौड़ने वाला काम नहीं है, तो उसको न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी भी कम चाहिए। अगर वो ज़्यादा ले लेगा तो वो उसके लिए अदर मसले क्रिएट कर देंगी। और ऐसा इंसान जिसने सारा दिन अपने फुट पे रहना है यानी चलते फिरते रहना है, तो उसकी क्वांटिटी जो है न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी भी उसको उसी तरह से हाई चाहिए। तो इस तरह से बैलेंस डाइट जो है वो एज से भी रिलेट करती है, जेंडर से रिलेट करती है और एक्टिविटी से रिलेट करती है, यानी कि सबकी जो डाइट है वो एक जैसी नहीं हो सकती। अब अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते तो हमें कौन से मसले होते हैं, उन मसलों को हम डिस्कस करते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की क्या डेफिनेशन है? तमाम ऑल दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डाइट, तमाम वो मसले जिनका ताल्लुक जो है वो डाइट के साथ है, उन सबको हम माल न्यूट्रिशन में जो है वो डिस्कस करते हैं। अब माल न्यूट्रिशन में दोनों क्वांटिटीज आ जाती हैं, यानी अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि बॉडी जो है उसके पास लो कंजप्शन है, वो उसके पास इतनी ज़्यादा जो है वो मिकदार मौजूद नहीं है न्यूट्रिएंट्स की, या लो एब्जॉर्ब कर रही है, बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन रेट है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का वो कम है, या फिर उसके पास न्यूट्रिएंट्स की वैसे ही कमी है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। या जो वो खाना खा रहे हैं अवेलेबल है लेकिन उस खाने में वो उनको जो रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिएंट्स की वो पूरी नहीं है, वो नहीं खा रहे वो, लेकिन डाइट ले रहे हैं। तो इन तीनों हालतों में जो क्या होता है कि बॉडी की नीड पूरी नहीं होती, तो इस कैटेगरी को हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। फिर माल न्यूट्रिशन में ओवर न्यूट्रिशन भी आ जाती है। इसमें क्या होता है, ओवर, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का ओवरडोज, ओवर यूज करना, उनको उसकी वजह ओवर ईटिंग करना। तो ये वाले जो मसले हैं इनको हम ओवर जो है वो न्यूट्रिशन में डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती हैं। अब ज़्यादातर जो लोग हैं जो माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं, तो या तो वो वाले लोग होते हैं जिनकी डाइट में जो है वो कैलोरीज पूरी नहीं होती, या जो वो खा रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन्स की, विटामिन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम होती है। और इसके अलावा जो है माल न्यूट्रिशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, माल न्यूट्रिशन इफेक्ट करती है फिजिकल और मेंटल दोनों एक्टिविटीज़ को। फिजिकल कैसे, ये ग्रोथ को स्टंट कर देती है, ठीक है, ग्रोथ रुक जाती है, वीकनेस होती है और थिंकिंग स्लो हो जाती है मेंटल प्रॉब्लम्स में। उसकी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो उस तरह से नॉर्मल बच्चों की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह काम नहीं कर पाता, और डेवलपमेंट में भी जो है वो बहुत ज़्यादा असरात ये लाती है। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज जो है वो हम माल न्यूट्रिशन में डिस्कस करते हैं, ये इसके इफेक्ट्स हैं। तो अभी हमने जो डिस्कस करना है माल न्यूट्रिशन की जो मेजर कैटेगरीज है वो है, 3 मेजर कैटेगरीज हैं इसकी। एक है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उसके बाद है मिनरल एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और उसके बाद जो है आ जाती है एक कैटेगरी इसकी ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये 3 कैटेगरीज हैं माल न्यूट्रिशन के बेसिक, जो आपके सिलेबस में भी उन्होंने डिस्कस किए हैं। इन तीनों को हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि या तो प्रोटीन जो है वो इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट प्रोटीन है, या बॉडी की जो है वो लो एब्जॉर्प्शन है, बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, इस वजह से उसकी ग्रोथ पे जो है असर पड़ रहा है। इसके अलावा जो है लीडिंग कॉज है ये डेथ की बच्चों के अंदर, खासतौर पर जो ग्रोइंग एज में छोटे बच्चे हैं उनके अंदर जो है वो डेथ की सबसे बड़ी, और ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत बड़ी वजह बनती है डेथ की। और इसकी जो मेन 2 हमारे सामने आई हैं बीमारियां, एक है वॉशियोको और दूसरी है मरासमस। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी। पहले वॉशियोको देख लेते हैं। और दूसरी है मरासमस।
वाशियोको जो है ये एक प्रोटीन डेफिशिएंसी है और ये सामने आती है ज़्यादा, अगर अर्ली एज में देखें तो 12 मंथ में जब ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू करवाई जाती है बच्चों की। और इसके अलावा भी ये ग्रोइंग एज में किसी भी टाइम बच्चों में ये अपीयर हो सकती है प्रोटीन की कमी की वजह से। इसमें बच्चे की हाइट तो नॉर्मली ग्रो कर जाती है लेकिन वो एबनॉर्मली थिन होता है, बहुत ज़्यादा पतला, बिल्कुल एक स्केलेटन की तरह की अपनी अपीयरेंस दे देता है वो। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं वाशियोको। और दूसरी है मरास्मस। तो मरास्मस जो है ये आती है तकरीबन, जो जाहिर होने लगती है ये 6 मंथ टू 1 ईयर, 6 माह से 1 साल की उम्र के दरमियान ये जाहिर होने लगती है। और इसमें पेशेंट के अंदर वो जो बच्चा है उसकी तमाम बॉडी की स्ट्रेंथ, फैट को होल्ड करने की, वो उसको लूज कर देता है। बच्चे की बिल्कुल एक ढांचे की तरह की अपीयरेंस निकल आती है और ये जो है अपनी एज से छोटे नजर आते हैं, स्मॉल देन देयर एज, लुक स्मॉल देन देयर एज, अपनी उम्र से जो है ये छोटे नजर आते हैं। तो ये हमारे पास 2 अलार्मिंग सिचुएशंस हैं, 2 अलार्मिंग डिजीजेस हैं जो कि बच्चों में पाई जाती हैं और खास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, एशिया के ममालिक में ज़्यादातर पाई जाती है बच्चों के अंदर और काफ़ी ज़्यादा कॉज बनती है बच्चों की डेथ का भी अगर इसको टाइम पे ना पकड़ा जाए। दूसरी हमारे पास कैटेगरी है मिनरल एनर्जी डेफिशिएंसी। ये वाली जो कैटेगरी है ये रेयर केसेस हैं, पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा बड़े मसले क्रिएट कर देते हैं। उसमें सबसे पहला है गोइटर। गोइटर जो है ये एक मिनरल एनर्जी डेफिशिएंसी है और इसमें कौन सा जो मिनरल है वो डेफिशिएंट होता है, इसमें आयोडीन जो है इसकी कमी हो जाती है। आयोडीन जो है ये नेसेसरी एलिमेंट है। हमारे गले के आगे एक ग्लैंड होते हैं जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड जो है ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो कि बॉडी के एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करवाते हैं। अब ये अपने हार्मोन तभी सीक्रेट करते हैं जब इनको आयोडीन मिलती है, यानी हम आपके खाने में आयोडीन होगी तो ही ये जो है थायराइड ग्लैंड जो अपने हार्मोन्स को सीक्रेट कर पाएंगे। लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड्स को आयोडीन नहीं मिलती तो क्या होता है कि ये अपने हार्मोन्स को सीक्रेट नहीं कर पाता और एनलार्ज कर जाता है, यानी साइज में बड़ा हो जाता है। हार्मोन्स बन जरूर रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहे, जिसकी वजह से इसका साइज बड़ा हो जाता है और जो इसके साइज के बड़ा होने की वजह से जो हमारी नेक है, गर्दन है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं गोइटर। इसी तरह से एक और हमारे सामने आई है मिनरल एनर्जी, दैट इज एनीमिया। एनीमिया का मतलब है लो रेड ब्लड सेल्स की कमी, यानी कि खून की कमी होना। और इसमें क्या होता है, ये एक हमारे पास मिनरल है जिसका नाम है आयरन, ये इसकी वजह से होता है। आयरन जो है ये एक सेंट्रल मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम है बिटवीन हीमोग्लोबिन के पास। और हीमोग्लोबिन क्या है, ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोटीन है जो उसके सेंट्रल प्रोटीन है, जो उसके मिड में, रेड ब्लड सेल्स के मिड में न्यूक्लियस नहीं होता, उसके न्यूक्लियस की जगह पे हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन के दरमियान में आयरन पाया जाता है, यानी कि अगर आयरन नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगी और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी और ब्लड की भी कमी है, क्योंकि वो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो ब्लड की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट भी ठीक तरीके से नहीं होती। इसकी वजह से बच्चों के अंदर फिर थकावट और इसके अलावा सुस्ती और दूसरे मसले, बॉडी पेन वगैरह, ये सारे के सारे मसले सिर्फ एक खून की कमी की वजह से बच्चों के अंदर बहुत आम जाहिर होते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर वो वाले मसले हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, नॉर्मली उसको नोट नहीं करते, लेकिन ये काफ़ी सीवियर है क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है उसकी शॉर्टेज हो जाती है। इसके बाद हमारी थर्ड कैटेगरी है अबाउट द माल न्यूट्रिशन, दैट इज ओवर इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें क्या होता है कि हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल जो बॉडी ग्रोथ के लिए हमें चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स, हम उससे ज़्यादा ओवर इनटेक कर लेते हैं, हम उससे ज़्यादा जो है वो
बॉडी को दे देते हैं, बॉडी को प्रोवाइड कर देते हैं, जितना उसकी डेवलपमेंट, ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होती है उससे ज़्यादा वो खा लेता है इंसान। और इसके इफेक्ट्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्फीयर इफेक्ट सामने आते हैं, खासतौर पर फिजिकल इफेक्ट सामने आते हैं इसमें, जिसमें क्या होता है कि हेल्थ प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो यही होता है कि ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, और सिर्फ मोटापे की वजह से आगे हार्ट के मसले, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि सिर्फ ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी को वैसे बोलते हैं मदर डिजीज है, इसको मदर डिजीज कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दूसरे मसले होते हैं, दिल की बीमारियां इसकी वजह से, उसके अलावा जो है हाई ब्लड प्रेशर इसकी वजह से, डायबिटीज़ इसकी वजह से होती है। तो और इसके अलावा अदर भी हैं कि अगर आप विटामिन ए को जैसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हो, यानी ऐसा खाना खाते हैं जिसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा है, तो वो भी आपकी भूख नहीं लगती, जिगर खराब हो जाता है, उससे भी बहुत ज़्यादा मसले हैं। फिर अगर विटामिन डी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो भी जो है वो क्या होती है कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा वो अब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है। अब कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है, हड्डियों के पास बहुत ज़्यादा इनफ मौजूद है, तो बाकी की कैल्शियम का क्या करेंगे, वो टिश्यूज के अंदर स्टोर होने लग जाएगी और वो भी हमारे लिए जो है वो डेंजरस कंडीशन बन सकती है। इसका मतलब ये हुआ इस टॉपिक का हमें जो इन शॉर्ट क्या समझ में आया कि हमें हर हालत में बैलेंस डाइट चाहिए। अगर हमें बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी तो हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा मसले बीच में क्रिएट हो जाएंगे। उसमें हमने तीनों कैटेगरीज देखी कि अगर हमें जो है वो लो कंजप्शन होती है न्यूट्रिशन की तो भी वो मॉल न्यूट्रिशन कहलाती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिनरल्स की डेफिशिएंसी से डिजीजेज हो जाती हैं। अगर हम जो है उसको ओवर ले लेते हैं तो भी हमारे लिए बहुत मसले हैं, क्योंकि फिर ओबेसिटी क्रिएट हो जाती है, उससे जो है बाकी जो है बहुत ज़्यादा मसले जो है वो बन जाते हैं। तो अभी हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ मॉल न्यूट्रिशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ द माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के असरात हमने चेक करने हैं कि अगर लंबे अरसे तक, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक माल न्यूट्रिशन रहती है तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ऐसे मसले क्रिएट कर देती है, स्वेयर किस्म की प्रॉब्लम्स, जैसे कि स्टार्वेशन, हार्ट डिजीजेस, कॉन्स्टिपेशन एंड ओबेसिटी। हम इन सारे टॉपिक्स को एक एक दफ़ा देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टार्वेशन को। स्टार्वेशन का मतलब है कि लंबे अरसे तक आपकी बॉडी की जो भूख है वो पूरी नहीं हुई, उसको न्यूट्रिएंट्स की कमी है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की कमी है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे अरसे से। तो उस कंडीशन को जो है हम वो स्टार्वेशन का नाम देते हैं। स्टार्वेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल कंडीशन है, क्योंकि अगर इस कंडीशन के ऊपर काबू नहीं पाया जाता और ये काफ़ी लंबे अरसे तक रहती है तो ये ऑर्गन डैमेज कर देती है परमानेंटली बॉडी के ऑर्गन्स को मुतासिर करती है और बाज़ औक़ात ये डेथ की वजह भी बनती है बच्चों के अंदर। तो इसलिए ये जो है ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है हमारे लिए। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज़ द हार्ट डिजीजेस। हार्ट डिजीजेस तब क्रिएट होती हैं ज़्यादातर जब माल न्यूट्रिशन हो, और माल न्यूट्रिशन की कौन सी कैटेगरी की, यानी कि हाई एब्जॉर्प्शन रेट या हाई डोज लें हम स्पेशली फैट्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ये हमारे लिए जो है वो हार्ट के बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट कर देते हैं। ये हार्ट डिजीजेज जो है ये ग्लोबल लेवल के ऊपर इंक्रीज कर रही हैं, यानी पूरी दुनिया में इक्वली ये बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट कर रही हैं। और सबसे बड़ा मसला इसका माल न्यूट्रिशन ही है जो सामने आया है, कि जिसके अंदर यही पता चला है कि लोग जो है वो बैलेंस नहीं कर पाते अपनी डाइट को अपनी एज के अकॉर्डिंग, और उसकी वजह से जो है वो उनके अंदर दिल के जो है वो बहुत ज़्यादा मसले पैदा हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को हम दूसरे लफ्ज़ों में उर्दू में बोलते हैं कब्ज़ जिसको, और इसके अंदर क्या होता है कि फीसेस जो हम रिमूव करते हैं वेस्टेज वो बहुत हार्ड होते हैं। वो हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर जो इसका रीज़न सामने आया है
कि पानी की कमी होती है और जो फेसेस हम बॉडी से बाहर जो है निकलते हैं उनके अंदर से ज़्यादा पानी को बॉडी वापस अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके रिजल्ट में जो आगे हमारे पास जो फेसेस निकलते हैं वो बिल्कुल हार्ड होते हैं, बहुत सख्त, और उनको रिमूव करते हुए फिर उन बच्चों को पेन भी होती है और इसके अलावा जो है उनके डिजीज अदर मसले भी जो है वो क्रिएट होते हैं। तो ये जो है ये ज़्यादातर जो सामने आया है ये भी माल न्यूट्रिशन की वजह से है। और वो किस तरह की माल न्यूट्रिशन है, यानी कि लोग जो हैं वो अपने मील को, अपने खाने को स्केजुलाइज नहीं करते, यानी टाइम पे खाना नहीं खाते, और उसकी वजह से भी जो है ये कॉन्स्टिपेशन जो है वो क्रिएट होती है उनके अंदर। उसके अलावा अदर हमारे पास जो इशू है, इफेक्ट है माल न्यूट्रिशन का, दैट इज ओबेसिटी, जिसके बारे में हमने अभी भी पढ़ा कि दैट इज अ मदर डिजीज, दैट इज अ मदर डिजीज है, क्योंकि ये बाकी सारी डिजीजेस को जो है वो इसकी वजह से बॉडी के अंदर पैदा होती हैं। ओवर इनटेक करते हैं इसके अंदर न्यूट्रिशन को, ये ऐसी कंडीशन है माल न्यूट्रिशन की, इसके अंदर जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है यानी मोर देन द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट से ज्यादा खाने को कंज्यूम कर लेती है बॉडी, इस कंडीशन को हम ओबेसिटी बोलते हैं। और इसके अलावा अगर ऐसा होता है कि खाना वो पूरा खा रहे हैं, प्रॉपर खा रहे हैं, लेकिन फिजिकल वर्क भी उतना नहीं है कि उसको जो है वो यूटिलाइज भी किया जा सके, तो भी वो फिर फैट की सूरत में उनकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता जाता है और ओबेसिटी जो है वो क्रिएट कर देता है। और इसकी वजह से फिर अदर प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इसके बारे में भी हमने पहले भी जो है वो बात की है। तो ये थे हमारे पास इसके इफेक्ट्स। इसके बाद इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो हमारे पास माल न्यूट्रिशन का है, दैट इज अ फैमिन। फैमिन को डिस्कस करते हैं हम, और फैमिन की वजह से और बहुत ज्यादा मसले। फैमिन बोलते हैं दूसरे लफ्जों में कहत को, यानी कि आपके पास लंबे अरसे तक एक स्पेसिफिक एरिया में खाना मौजूद नहीं है, जितने वहां के मेंबर्स हैं मौजूद उतना खाना वहां पे दस्तयाब नहीं है। इस कंडीशन को हम फैमिन का नाम देते हैं, कहत का नाम देते हैं। हमारे पास्ट में बहुत ज्यादा हॉरिबल फैमिन्स ऐसे हमारे सामने हैं एग्जाम्पल्स मौजूद, जो कि काफ़ी देर तक, काफ़ी सालों तक रही है और काफ़ी तबाही क्रिएट करके गई है उन इलाकों के अंदर। जैसे इथोपियन फैमिन है, इथोपिया में फैमिन आया था 1883 से 85 तक, ये 2 साल रहा था और काफ़ी तबाही क्रिएट करके गया था। फिर कोरिया में फैमिन था 90s की दहाई में, यहाँ पे भी एक फैमिली था जो कि बहुत मेजर केसेस हमारे सामने हैं, जिसने वहाँ पे जो है वो गवाही देते हैं वहाँ की तबाही का, सिर्फ इसकी वजह से। तो वजह क्या बनती है कहत की, फैमिन की, वो हम कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, यानी कि फूड जो है वो हर जगह इक्वली नहीं है। क्यों नहीं है? अभी इंसान बहुत तरक्की कर चुका है, खासतौर पर साइंस में, कि अब हमारे पास जो फूड है उसकी क्वालिटी में भी बेहतरी आई है, उसकी क्वांटिटी में भी बेहतरी आ गई है। और खासतौर पर जो हमने अब साइंस को इस्तेमाल किया ज़रायत के अंदर, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर, तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए। लेकिन उसके बावजूद ड्यू टू, खासतौर पर ड्यू टू पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी सियासी या फिर इंतजामी जो है नाअहलियों की वजह से मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम क्रिएट है कि हमारे सामने इसकी मिसालें हैं कि बहुत ज़्यादा मुल्क जैसे यूरोप कंट्रीज, अमेरिका, यूके, कनाडा, वहाँ पे आबादी बहुत कम है लेकिन खाने को बहुत ज़्यादा है, खाने के वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़खायर है। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास इथोपिया और सोमालिया के एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पे जो है वो भूख और पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, कि वहाँ के लोगों में ये चीज़ नज़र आती है। तो ये किसकी वजह से? इस वजह से भी जो है ये भी एक फैमिन की एक वजह है कि पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल के ऊपर खाना जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा अदर रीजन आ जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ बेसिक रीज़न को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद एक और कंडीशन आती है, दैट इज़ द ड्राउट। ड्राउट कहते हैं कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी को, यानी क्रॉप्स को
उतना पानी नहीं मिल रहा जितना उनको चाहिए काफ़ी लंबे अरसे तक, तो उसकी वजह से वो फसल जो है वो नहीं बन पाती। वो एग्रीकल्चर को इतना पानी नहीं है कि जो सारी एग्रीकल्चर को जो है वो सपोर्ट कर सके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो उस कंडीशन को हम ड्रॉट कहते हैं, जिससे फिर इतना खाना नहीं बन पाता जितना ह्यूमन की नीड को पूरा कर सके। तो उस वजह से भी उस इलाके के अंदर जहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन पैदा हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, इसकी किल्लत की वजह से नहीं बन पाते, तो वहाँ पे भी फैमिन जो है वो कहत पड़ जाता है। ये भी एक वजह है हमारे पास। फिर उसके बाद अदर है फ्लडिंग, जिसको बोलते हैं दूसरे अल्फाज में सैलाब का आ जाना। तो ये भी क्या होता है, मुख्तलिफ वजूहात है, जैसे कि मोर देन नॉर्मल रेनफॉल, अगर नॉर्मल से ज़्यादा, यानी इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और ना हमारे पास जो है इसका इंतज़ाम मौजूद था और उससे ज़्यादा बारिशें हो गई हैं, तो उसकी वजह से भी फ्लड आता है। और या फिर हमारे पास कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, लेक ऑफ सिस्टम, हमारे पास कोई ऐसा जो है वो सिस्टम मौजूद नहीं है कि हम उस पानी को इकट्ठा कर सकें या उसको जो है वो ठीक तरीके से यूटिलाइज कर सकें। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि हमारे दरिया, हमारे नदी नाले जो है वो पानी से ओवरफ्लो कर जाते हैं और वो फिर हमारे खेतों में एंटर हो जाता है, हमारे पूरे के पूरे गांव, शहर के शहर तबाह कर देता है। तो इसकी भी एक वजह बनती है फैमिन की। क्यों? क्योंकि जिस ज़मीन के अंदर जहाँ पे सैलाब आता है वहाँ पे फिर काफ़ी अरसे तक वो ज़मीन इस काबिल नहीं रहती कि वहाँ दोबारा काश्तकारी की जा सके या वहाँ दोबारा से फसल जो है वो निकल सके। तो ये भी एक रीज़न है फिर हमारे पास जो है वो फैमिन का, दैट इज़ द फ्लडिंग। उसके बाद लास्ट वन एंड मोस्ट अलार्मिंग सिचुएशन इज द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का बढ़ना, ये सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे पास, जिसके बारे में लोगों को भी स्टिल अवेयरनेस दी जा रही है इसके बारे में। ग्लोबल इंक्रीज, फूड की प्रोडक्शन हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और हमने बहुत ज़्यादा अपनी फूड की जो है वो यील्ड को बढ़ा भी लिया, लेकिन उसके बावजूद मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं दुनिया में, मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं जिनके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी नहीं हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए जो बेसिक चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं वो भी उनके पास जो है नहीं है, वो अंडर नोरिश्ड में आते हैं, यानी उनके पास न्यूट्रिशन ही पूरी नहीं है। तो ओवर पॉपुलेटेड जो रीजन्स हैं दुनिया के, जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है और वहाँ पे जो है इनकी नीड्स को पूरा करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं पूरा कर पा रहे, और ये भी एक वजह बनती है फिर वहाँ पे कहत की। और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि हम बार बार उस ज़मीन को, जब हम नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं तो वो ज़मीन के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं। दोबारा उस ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स को बहाली करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर वो ज़मीन ड्राई हो जाती है, वहाँ पे बंजर हो जाती है, फिर वहाँ पे कोई जो फसल है वो ग्रो नहीं करती। अगर हम उसको बार बार टाइम से पहले जो है उसे ये चाहेंगे कि हमें जो है वो ये मिले, क्रॉप मिले, और ये हमारी ज़रूरत बन गई क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो एक टाइम से हमारी खुराक को पूरा नहीं कर सकती। तो लेकिन उसकी वजह से फिर हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या जो है अपने आने वाले जो फ्यूचर है उसको भी ख़तरे में डाल रहे हैं, और ये भी एक फैमिन की जो है वो वजह बनती है। तो यहाँ तक ही हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डाइजेशन इन ह्यूमंस, और वो इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफा मुश्ताक और हम इस वीडियो में बायोलॉजी क्लास 9th पढ़ रहे हैं, जिसका हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन, और आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर जो है डाइजेशन का प्रोसेस वो हम इस जो है वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और इसके दो टॉपिक्स, दैट इज ओरल कैविटी, फेरिंक्स एंड एसोफेगस एंड स्टमक, ये टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन इन नेक्स्ट वीडियो। डाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस की जो रिक्वायरमेंट है सेल की, ह्यूमंस को जो रिक्वायर्ड है एट द सेल लेवल, सेल पे वो क्या चाहिए उन्हें? हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, यानी रिड्यूस फॉर्म चाहिए हमें एलिमेंट्स की। अब ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये सेल की जो मेम्ब्रेन है उससे इजीली पास ऑन हो जाती हैं और ट्रांसपोर्ट करना इनको आसान है, लेकिन ये चीज़ें हमें फ्री फॉर्म में नहीं मिलती एनवायरनमेंट में। हमें इनको लेने के लिए जो फूड है वो खाना
लिए हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, फैटी एसिड्स हमें मिलते हैं लिपिड से, इसी तरह से ग्लूकोज जो है ये हमें मिलती है अदर फॉर्म्स लाइक स्टार्च, सुक्रोज, माल्टोज, इन चीज़ों को खा के जो है वो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं। तो इनको आगे से फिर जो हम लोग ये खाते हैं प्रोटीन लिपिड, तो इनको प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फिर इनको ऑक्सीजन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज में तोड़ा जाता है और देन हम इसको इस काबिल होते हैं कि इसको यूज़ कर सकें, डिफ्यूज़ कर सकें, वरना कि हमारे लिए जो है वो डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स नहीं रहते। तो इस प्रोसेस को हम डाइजेशन का नाम देते हैं, जिसके अंदर हम इन लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके तोड़ के इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। डाइजेशन का जो प्रोसेस है असल में वो जो पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर बॉडी की पूरी नीड कंप्लीट होती है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो 5 हैं। सबसे पहले इंजेक्शन होती है, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, then assimilation, and the last one is defecation. इंजेक्शन में खाने को इंजेस्ट किया जाता है into your mouth, खाने को एंटर किया जाता है मुंह के जरिए। उसके बाद डाइजेशन में ब्रेक डाउन होती है लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स की इनटू स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन होती है। डाइजेशन के बाद जब ये खाना डाइजेस्ट हो जाता है इसको ब्लड में एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, ब्लड से जो है इसको बॉडी के जो ऑर्गन्स है वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू ब्लड। उसके बाद जब ब्लड सर्कुलेट करता है ये हर बॉडी को जाके ये बॉडी ऑर्गन्स का हिस्सा बन जाती है, जो भी हमने खाना खाया है तो जब सर्कुलेट करता है ब्लड वो जगह एसिमिलेशन के प्रोसेस में जो खाना ब्लड एब्जॉर्ब करता है उसको बॉडी के ऑर्गन्स का हिस्सा बनाया जाता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेबल होता है पार्टिकल्स, इनडाइजेस्टेबल हैं जितने भी पार्टिकल्स जो डाइजेस्ट नहीं होते और जो वेस्टेज है वो बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो यहाँ जाके हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम इस टॉपिक के अंदर? हमने देखा कि ह्यूमंस की जो रिक्वायरमेंट है उनको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ना तो सेल डिफ्यूज़ करता है लार्जर पार्टिकल्स को, इसके अलावा जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं उनको भी एक्ट करने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। तो हमें चाहिए ऑक्सीजन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स और ग्लूकोज। ये चीज़ें हमें डायरेक्टली नहीं मिलती कहीं से, तो इसको खाने के लिए, इसको लेने के लिए हमें फूड खाना पड़ता है, प्रोटीन, लिपिड्स और स्टार्ची फूड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट फूड लेते हैं और फिर उसके बाद इसकी डाइजेशन होती है, इसको ब्रेक डाउन करके हम इनसे ये चीज़ें बनवाते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट किया तो सबसे पहले हम इंजेक्शन यानी कि खाने को माउथ के जरिए एंटर किया जाता है मुंह में, फिर डाइजेशन, देन उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, खाने को ब्रेक किया जाता है, देन एब्जॉर्प्शन, फिर वो जो खाना ब्रेक हो जाता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड ले जाता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, फिर वो जो फूड है ब्लड सर्कुलेशन के जरिए वो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स का हिस्सा बना दिया जाता है और उसके बाद लास्ट में डेफिकेशन में उसको जो इनडाइजेस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं उसको वेस्टेज के जरिए रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब हमारा जो मेन फोकस है दैट इज डाइजेशन के ऊपर। तो हम डाइजेशन पढ़ेंगे इधर, इसका पहले टॉपिक। उससे पहले हम देख लेते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है ये एक नाली है, एक कैनाल है जो आपके माउथ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ एंड एक्सटेंड टू योर एनएस और एनएस पे जाके कंप्लीट हो, जिसमें ये सारे के सारे प्रोसेस आ जाते हैं फ्रॉम इंजेक्शन टू डेफिकेशन। इंजेक्शन टू डेफिकेशन ये सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पे आ जाते हैं, बीच में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर जाके ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो उसमें होती है। इसके कौन कौन से हिस्से आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में? इसमें ओरल कैविटी आ जाती है, ओरल कैविटी के बाद इसमें फेरिंक्स आता है, दैट इज इसोफेगस। उसके बाद जो है स्टमक आ जाता है, स्टमक के बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन,
देन लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन द एनस। और इसके साथ कुछ और ऑर्गन्स भी हैं, कुछ और ग्लैंड्स भी हैं जो इसके साथ डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लाइक पेंक्रियाज, लिवर एक्सेट्रा। लेकिन हमारा मेन फोकस यहाँ पे सिर्फ मैकेनिज्म पढ़ना है बेसिक, तो हम इसलिए उन चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ बेसिक जो है वो कैनाल की बात करें। तो दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर ही सारी की सारी डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होगी। हम यहाँ पे अपनी एक एग्जाम्पल को कोट कर लेते हैं कि जैसे हम देखना चाहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है, तो हम कहते हैं कि हमने एक जो है ब्रेड, कि किस तरह से एक रोटी का टुकड़ा जो आप खाते हैं और फिर वो लास्ट पे जाके आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स यानी फैटी एसिड्स, ये अमीनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें आपको कैसे प्रोवाइड कर देता है, हम ये देखने जा रहे हैं। तो इसका सबसे पहला वाला जो स्टेप है दैट इज ओरल कैविटी। ये माउथ कैविटी है हमारी, मुंह वाला पोर्शन आ गया हमारा। अब यहाँ पे 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले फूड सिलेक्शन होती है, फूड सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, फूड सिलेक्शन में चेक किया जाता है आपकी सेंस जो है वो काम करती हैं, सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं, आपके टेस्ट, स्मेल और आइज, ये तीनों सेंसेस जो है हमारी मेनली इसमें काम करती हैं कि आप खाने को सिलेक्ट करते हैं। अब आपने खाना, अगर आपकी पसंद का आपने खा लिया खाना, लेकिन उसके बाद जो है वो खाने की स्मेल अच्छी नहीं थी, खाना बासी था, और या फिर आपकी ज़ुबान ने कुछ डर्ट का पार्टिकल डिटेक्ट कर लिया है या कोई ऐसी चीज़, कोई बोन डिटेक्ट कर लिया है, तो आप उसको अंदर खाने को निकलेंगे नहीं बल्कि बाहर फेंक देंगे उसको। और अगर वो आपकी पसंद का खाना यानी बिल्कुल ठीक है तो आप उसको जो है वो फर्दर एक्शंस के लिए आगे लेके जाएंगे। तो दिस इज़ द फूड सिलेक्शन, यानी कि यहाँ पे हम फूड की सिलेक्शन करते हैं कि फूड को चुना जाता है कि आया कि ये आप खा सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं इस प्रोसेस को या नहीं। इसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस है दैट इज द मैस्टिकेशन। अब मैस्टिकेशन में क्या होता है, खाना सेलेक्ट हो गया, अब आपने खाने को क्या करते हैं, अब यहाँ पे आ जाता है खाने की ग्राइंडिंग का प्रोसेस। खाने को ग्राइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ, दांतों की मदद से हम खाने को चबाते हैं और उसको च्यू करते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो एंजाइम्स हैं जो खाने के ऊपर एक्ट करेंगे आगे और इसको मज़ीद ब्रेक डाउन करेंगे, उनको स्मॉलर पीसेस चाहिए एक्ट करने के लिए, छोटे छोटे पीसेस। वो बड़े जो लार्ज सरफेस एरिया है उसकी निस्बत जो है वो छोटे पीसेस पे जल्दी जो है वो एक्ट करेंगे, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। इसलिए ग्राइंडिंग का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपने कभी नोट किया तो ये चीज़ अक्सर बच्चों में भी होता है कि वो खाने को प्रॉपर तरीके से ना चबाते नहीं है, उसको ऐसे निकल जाते हैं। तो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि अक्सर जो उनके दर्द रहती है या बाकी जो गास्ट्रो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें ये कि खाने को चीज़ें से चबा के फिर अंदर आप लेके जाएं, फिर आपके डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा होगा। हमारा फर्स्ट स्टेप था खाने की सिलेक्शन करना, सेकंड स्टेप था हमारा खाने को ग्राइंड करना, उसको दांतों की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना, एंड द थर्ड एंड द फोर्थ स्टेप इज द लुब्रिकेशन एंड द केमिकल डाइजेशन। लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन, ये तकरीबन जो है वो इकट्ठे हो रहे होते हैं लुब्रिकेट में, केमिकल डाइजेशन में। जैसे ग्राइंडिंग का प्रोसेस शुरू होता है, हम खाने को चबाना शुरू करते हैं, तो साथ ही जो है वो हमारे मुंह के अंदर 3 किस्म के ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे, और ये कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं, ये मौजूद होते हैं हमारे बिलो द टंग, जुबान के नीचे एक पेयर मौजूद होता है, यानी कि ये 6 हुए 3 पेयर्स की सूरत में। बिहाइंड द जॉ, आपके जबड़ों के पीछे, एंड इन फ्रंट ऑफ एयर्स, और अंदर की जानिब से कानों के सामने। तो ये 3 किस्म के हमारे ग्लैंड्स होते हैं जो स्लाइवा जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं मुंह के अंदर, और वो खाने के साथ मिक्स होकर खाने को लुब्रिकेट करता है और साथ में उसकी डाइजेशन जो है वहाँ पार्शियल डाइजेशन वो शुरू हो जाती है। थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन सिर्फ मुंह के अंदर होती है, वरना वहाँ पे कोई
जो है डाइजेशन का प्रोसेस जो है पूरे तरीके से वो वहाँ पे शुरू नहीं होता, बस सेमी डाइजेशन होती है, वो भी सिर्फ स्टार्ची फूड की यानी कि कार्बोहाइड्रेट की होती है। तो ये था, और ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आगे से जो ये लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आगे से जब हमारी ईसोफिगस से आगे खाने का पैसेज होना है, वहाँ से गुजरना है, तो वो ज़रा ठीक तरीके से हो जाए, आराम से सॉफ्ट हो जाता है फूड। अब च्यूइंग का प्रोसेस, लुब्रिकेशन का प्रोसेस, सेमी डाइजेशन, इन सब की वजह से जो हमारे पास जो खाना बनता है लास्ट में, इन सारे प्रोसेस से गुजर के लास्ट में जो हमारा खाना बनता है वो एक स्लिपरी सा फूड बन जाता है, स्लिपरी सा राउंड गोल सा जो है वो मास बन जाता है, जिसको हम नाम देते हैं बोलस का। ये कभी अगर एक्सपीरियंस हो तो कभी खाते हुए जब निकलने से पहले अगर कभी निवाला बाहर निकल आए तो वो देखिएगा कि वो बहुत लेसदार सा चिपचिपा सा होता है और ऐसा लगता है जैसे गोल सा मांस है वो खुल गया बाहर जाके। तो वो एक उसको जुबान की जो हरकत होती है, हम उसके साथ खाने को साथ शुरू करते हैं, साथ जुबान से जो हरकत देते हैं, उसकी वजह से ये एक गोल सा मांस बन जाता है खाना इसोफिगस में एंटर होने से पहले उसको हम जो है वो बोलस का नाम देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द फेरिंग्स एंड द इसोफिगस, यानी कि ये मुंह के अंदर सारा प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि फेरिंग्स में और इसोफिगस में क्या होता है। पहले ये दोनों चीजें हैं क्या, ये देख लेते हैं। फेरिंग्स जो है ये कॉमन पाथवे है, कॉमन है फॉर फूड एंड एयर, हवा और खाने के लिए। हम मुंह से खाना भी खाते हैं, मुंह से सांस भी लेते हैं, तो ये और नाक से भी लेते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुंह से भी सांस ले सकते हैं, नाक से भी सांस लेते हैं। इसका मतलब कोई रास्ता कॉमन तो है ना जो मुंह से और नाक से दोनों से सांस को एक ही जगह पे लेके जाता है, ये वो रास्ता है जो कि दोनों का कॉमन है, फेरिंग्स। उसके बाद फेरिंग्स आगे से डिवाइड हो जाती है नाली, यानी ये फॉर एग्जाम्पल ये आपके नज़ल कैविटी से और आपकी माउथ कैविटी से, ये दोनों से यहाँ से ये कॉमन पाथवे होता है इस तरह से, और फिर ये फर्दर ये इसोफिगस कहलाएगा, इतना रास्ता। और उसके बाद ये यहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा इस तरह से। एक रास्ता चला जाता है ये इसोफिगस का और एक रास्ता चला जाता है ट्रेकिया का, यानी सांस को जो है वो अलग नाली ले जाती है, सांस की नाली इसको ट्रेकिया बोलते हैं, और जो खाना है उसको अलग नाली ले जाती है जिसको हम इसोफिगस बोलते हैं। तो ये है फेरिंग्स और इसोफिगस। अब फेरिंग्स से तो गुजर गया और उसके बाद इसोफिगस। अब फेरिंग्स से पहले इसोफिगस तक खाने को पहुंचाना ही सबसे बड़ी यहाँ पे हमारे लिए होती है। वो क्या होता है यहाँ पे कि चूंकि ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, जब हम खाने को अंदर निगलते हैं पीछे जुबान के साथ, हम जुबान को ऊपर पुश करते हैं, उसके साथ जो हमारा ऊपर सॉफ्ट पैलेट है वो भी मूव करके अपवर्ड चला जाता है। और ये क्या करता है कि यहाँ से हमारे गले के आगे अगली जानिब एक छोटी सी गिल्टी होती है, इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। ये इस एपिग्लोटिस को भी ऊपर को मूव करवाता है और उस एपिग्लोटिस को मूव करवा के यहाँ पे एक सुराख है जिसको बोलते हैं ग्लोटिस। ये सुराख ट्रेकिया से ओपनिंग है, यानी सांस की नाली में जाने के रास्ते से पहले का सुराख है। तो ये जो सॉफ्ट पैलेट है और जब वो ऊपर मूव करता है, ग्लोटिस को ऊपर लेके जाता है, तो इस रास्ते को, इस सुराख को बंद कर दिया जाता है। पीछे फिर सिर्फ खाने को एक ही रास्ता नजर आता है और वो सीधा यहाँ से इसोफिगस में एंटर हो जाता है। इसलिए अक्सर ये चीज़ बोली भी जाती है कि खाना खाते हुए बात नहीं करनी, बोलना नहीं है। और ऐसा क्यों होता है कि अगर हम बोलते हैं तो हमारी सांस चालू हो जाती है, तो फिर आपका खाना जो है वो ट्रेकिया में भी जा सकता है, सांस की नाली में भी जा सकता है, और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। अक्सर तो हॉस्पिटल पहुंचने की भी मोहलत नहीं मिलती और डेथ भी हो सकती है सिर्फ इतनी सी वजह से कि एक पार्टिकल भी अगर आपकी सांस की नाली में फंस जाए। तो इस तरह से जो है ये स्वेलिंग का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वेलिंग, जिसके जरिए क्या किया जाता है कि खाने को निगला जाता है और जहां इसोफिगस तक पहुंचाया जाता है। अब यहां तक का जो काम था ये तो वॉलंटरी एक्शन, यानी हमारी मर्जी है तो हम खाने को आगे निकलेंगे, अगर हमारी मर्जी नहीं है तो हम खाने को यानी अंदर नहीं करेंगे। लेकिन एक दफा जब खाना इसोफिगस में एंटर हो जाता है तो फिर वो वॉलंटरी हो जाता है, इनवॉलंटरी हो जाता है। यानी इससे पहले वॉलंटरी एक्शन है, हमारी मर्जी तक है जहां तक हमने निकलने के बाद है, लेकिन जब वो वहां पहुंच जाता है फिर हमारे बस में नहीं रहता कि अब नहीं, जब मैंने खाना आगे नहीं था करना, वापस आ जाए, तो आप उसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये आगे इसका जो एक्शन है वो इनवॉलंटरी है। अब आगे इसोफिगस में खाना कैसे जाता है। अब इसोफिगस है ऐसी नाली,
एक लंबी सी यूं मस्कुलर सी नाली है जिसका डाइजेशन में कोई काम नहीं है, जिसका सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना है, माउथ से इसने खाना है। इसके आगे ही बिल्कुल यहाँ पे यूं जो है वो आगे स्टमक शुरू हो जाएगा इसके बाद ही, यानी कि वो इसी नाली का हिस्सा है लेकिन थोड़ा वाइड हो जाती है। तो क्या होता है यहाँ पे कि ये मस्कुलर पार्ट है, वो नरम से मसल है, कोई हड्डी नहीं है यहाँ पे, नरम सा है। अब जब इसके अंदर खाना एंटर होगा तो ये कुछ इस तरह के पेरेंट्स, इस तरह इस तरह से, यानी कि यहाँ पे खाना था, जहाँ पे खाना होगा वहाँ से ये सूज जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी वहाँ पे, और जहाँ से पास ऑन हो जाएगा वहाँ से वापस अपनी पहली हालत में आ जाएगी। फिर उसके बाद आगे बढ़ेगी, फिर यानी कि पीछे से ये पहले जैसी होती जाएगी और आगे इसमें वो आती है। जैसे एक स्ट्रॉ के अंदर आप कोई बीन डाल के देखिए, जैसे उसकी मूवमेंट वहाँ पे पैदा होती है उस तरह की है। इस वेव को हम बोलते हैं, जो लहर होती है इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस जो है वो, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं। पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यही वेव है जो खाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। सिर्फ इसोफेगस के अंदर ही नहीं, आगे जब स्मॉल इंटेस्टाइन में और आगे फर्दर खाना जाएगा तो वो भी इसी मूवमेंट के जरिए जो है वो आगे ट्रांसफर होता है। तो ये एक वेव है जो कि आगे इस तरह से ये काम होता है। यानी कि इस टॉपिक में हमने क्या देखा था, सबसे पहले ओरल कैविटी में हमने देखा कि फूड की सिलेक्शन होती है, फिर उसको मेस्टिकेशन की जाती है, यानी उसको दांतों के जरिए जो है वो ग्राइंड किया जाता है, चबाया जाता है। उसके बाद लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स क्रिएट होते हैं 3 किस्म के, और वो इसके अंदर ऐड होके खाने की डाइजेशन जो है थोड़ी बहुत सेमी डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट की स्टार्ट करते हैं, और उसके साथ जो है इसको सॉफ्ट किया जाता है ताकि इसकी फर्दर मूवमेंट जो है वो ईजी हो सके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फेरिंग्स और एसोफेगस। फेरिंग्स के बारे में हमने देखा कि ये कॉमन है फूड और एयर का, यानी कि ये सिर्फ एक रास्ता है जो यहाँ से मुंह से खाना और नाक से सांस को यहाँ तक लेके आता है। इसके बाद ये डिवाइड हो जाता है एसोफेगस में और ट्रेकिया में। अब एसोफेगस तक जब ये पहुँचता है तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स आती हैं जिसके अंदर हमारा पैलेट, हमारा ग्लोटिस, हमारा एपिग्लोटिस काम करता है, और ये इस सुराख को बंद करवा देता है ताकि एक ही ओपनिंग खुली रहे और खाना जो है वो एसोफेगस में एंटर हो जाए। एसोफेगस में जब खाना एंटर हो जाता है तो एसोफेगस का काम सिर्फ क्या है, ये क्या है एसोफेगस, ये सिर्फ एक लंबी सी नाली है जो गले के में मौजूद है, हमारे मुंह से मैदे तक खाने को बस पहुंचाती है। और ये एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, क्योंकि इसके मसल स्मूथ होते हैं, तो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो है ये खाने को सिर्फ स्टमक तक जो है वो पहुंचाती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं स्टमक, के आगे जो है वो स्टमक में किस तरह से प्रोसेस होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टमक। स्टमक जो है ये एक डायलेटेड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, यानी कि एक फूला हुआ हिस्सा है, लेकिन उसी कैनाल का हिस्सा है, वो कैनाल आगे से फूल जाती है, उसको हम जो है वो स्टमक कहते हैं। अब स्टमक के ना 2 पोर्शन है, एक हिस्सा ये, इसको बोलते हैं कार्डियक पोर्शन, स्लाइटली लेफ्ट ये लोकेट करता है डायफ्राम के बिल्कुल नीचे। डायफ्राम लंग्स के नीचे जो एक शीट होती है बारीक सी, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाता है, उसके बिल्कुल नीचे ये जो है स्टमक लोकेट करता है, और ये हिस्सा इसका जो है वो कार्डियक पोर्शन कहलाता है, और ये वाला जो हिस्सा है इसका वो पाइलोरिक पोर्शन कहलाता है। कार्डियक पोर्शन इसका जो है फौरन एसोफेगस के बाद, यानी ये वाली जो नाली है ये एसोफेगस थी जो हमने पीछे पढ़ा, और एसोफेगस के फौरन बाद स्टमक शुरू हो जाता है, और इसके बाद स्टमक के फौरन बाद यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, और दरमियान में ये एक फूला हिस्सा है जिसको डायलेट पार्ट है, जिसको हम स्टमक का जो है वो नाम देते हैं। अब इसके 2 स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं जिनको मतलब ओपनिंग के लिए दरवाजे हैं। एक यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर मौजूद होता है बिटवीन एसोफेगस एंड स्टमक, एंड द नेक्स्ट इज लास्ट पार्ट पे इसके मौजूद होता है, दैट इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर, और पाइलोरिक स्फिंक्टर मौजूद होता है बिटवीन स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 2 इसके जो है वो स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं। बोलस जब यहाँ पे इसके जरिए यहाँ तक पहुँचता है
तो ये जो कार्डियक स्फिंक्टर ये ओपन होता है और इसको अलो करता है खाने को कि यहाँ पे ये एंटर हो जाए। अब स्टमक की जो दीवारें हैं, इसका स्ट्रक्चर तो इसका काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक डिस्कस करेंगे स्टमक के बारे में। तो स्टमक की जो दीवारें हैं, यहाँ पे ग्लैंड मौजूद होते हैं जिनका नाम गास्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। यहाँ पे गास्ट्रिक ग्लैंड जो है वो मौजूद होते हैं और ये क्या करते हैं कि जैसे ही यहाँ से खाना बोलस आता है और इसकी दीवारों के साथ वो टच करता है तो ये इस गास्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देता है और यहाँ से जूस निकलता है जिसको बोलते हैं गास्ट्रिक जूस, जो खाने के साथ मिक्स होता है। अब जो गास्ट्रिक जूस है इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। इसके अंदर होती है एक म्यूकस, एक इसके अंदर होता है HCl और तीसरी चीज इसके अंदर होती है एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजेन। एंड द मेन पर्पस ऑफ द स्टमक इज प्रोटीन डाइजेशन। यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन होनी है। इसका मेन जो मकसद है स्टमक का, यहाँ पे जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन करवाना है और इसके खुद भी प्रोटीन से मिलके बना है, यानी इसकी जो अपनी दीवारें हैं, इसके जो वॉल है स्टमक की, मसल्स हैं इसके, वो भी स्टमक जो है वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अब इनका क्या काम है? HCl जो है ये क्या करता है? ये किल करता है जर्म्स को, जो खाने के साथ हमारे जर्म्स होते हैं एंटर हो जाते हैं तो ये उनको क्या कर देता है? किल कर देता है। इसके अलावा जो पेप्सिनोजेन है ये इनएक्टिव होती है, यानी ये उस टाइम पे एक्टिव फॉर्म में नहीं होती जब सीक्रेट होती है। इसके साथ HCl मिक्स करता है और मिक्स करके इसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ये काम होने से पहले ये जो म्यूकस है ये एक शीट बना देती है, म्यूकस की एक शीट बन जाती है यहाँ पूरी दीवार पे, अंदर वाली जाने पे पूरी लाइनिंग को ये कन्वर्ट कर देती है। क्यों कन्वर्ट करती है? ताकि प्रोटीन के इसकी जो अपनी दीवारें हैं स्टमक की उसको नुकसान ना पहुँचे। तो ये यहाँ तक इसका काम है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना एक क्वेश्चन रेज होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा, अभी मैंने आपको बोला कि जो इसका काम है वो प्रोटीन बनाना है और इसकी अपनी दीवारें भी प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। तो बेसिकली ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। ये जब सीक्रेट होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिनोजेन में, और इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करने से पहले म्यूकस एक शीट बना लेता है इसके इर्द गिर्द ताकि इसकी अपनी दीवारों को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह से जो प्रोटीन की अपनी दीवारें हैं वो महफूज रहती हैं फॉर द अटैक ऑफ पेप्सिन, कि कहीं वो उसको खुद ही जो है वो ना कर दे। अब जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन, ये खाने के साथ ऐड हो जाता है, उसके साथ यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं चर्निंग का प्रोसेस। अब चर्निंग का प्रोसेस क्या है कि ये जो स्टमक है ये एक ब्लेंडर की तरह कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, जैसे खाने को ग्राइंड कर रहा है, और इसकी ये जो प्रोसेस है इसको चर्निंग बोलते हैं, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, खाने को मिक्स कर रहा होता है ये फूड को विद गास्ट्रिक जूस। और इसके साथ साथ जब ये वो होता है चर्निंग का प्रोसेस कर रहा होता है तो ये हीट अप भी होता है, यानी इसमें से हीट भी निकलती है, मेटाबॉलिक रेट इसका उस टाइम पे हाई हो रहा होता है तो बॉडी का, तो उस दौरान जो हीट निकलती है वो लिपिड को भी कुछ हद तक जो है वो पिघला के उसकी भी सेमी डाइजेशन यहाँ पे करवा देती है। अब उसके बाद जब यहाँ पे चर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है और चर्निंग के प्रोसेस के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है, तो वहाँ तक जाते हुए चर्निंग के प्रोसेस की वजह से खाना एक सूप की तरह बन जाता है, यानी बोलस एंटर हुआ था स्टमक के अंदर, एक मास, सॉलिड मास एंटर हुआ था स्टमक के अंदर, और स्टमक ने विद द प्रोसेस ऑफ द चर्निंग बाय मिक्सिंग गास्ट्रिक जूस विद द फूड टर्न्स इनटू सूप लाइक अरेंजमेंट कॉल्ड काइम, उसको बदल दिया उसने एक सूप की तरह के अरेंजमेंट में, जिसको हम नाम देते हैं काइम का। यानी कि जब खाना यहाँ से पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है, तब तक वो लिक्विड बन चुका होता है और बिल्कुल सूप की तरह का पतला लिक्विड, तो इस तरह से बन चुका है, उसको हम काइम कहते हैं। और फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ क्वांटिटी है जो गास्ट्रिक जूस की वो हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहती है, और जैसे ही फूड एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मजीद, तो जो स्टमक की दीवारें हैं वो ब्रेन को मैसेज भेजती हैं और वहाँ से फिर ये ऑर्डर आता है कि मजीद गास्ट्रिक जूस को रिलीज़ करना है और उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है।
लेकिन अगर आपके खाने के अंदर प्रोटीन नहीं है या आप जो है वो मीट नहीं खा रहे, मटन वगैरह नहीं है शामिल उसमें, तो मज़ीद गास्ट्रिक जूस नहीं सिक्रेट होता, वो उसी से काम चला लिया जाता है मज़ीद। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो प्रोपोर्शन है कि कितना जूस इंक्रीज होगा ये डिपेंड करता है आपके फूड के ऊपर। और बाज़ औक़ात हम ऐसा मतलब फूड लेते हैं कि जिसकी वजह से इसकी जो है सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है और हमारे मैदे में तेज़ाबियत क्रिएट हो जाती है, और वो फिर एसिडिटी है, वो एक अलग मसला है जिसको हम आगे जो है इसके डिसऑर्डर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा यहाँ तक स्टमक का प्रोसेस। इसका थोड़ा सा रिपीट देख लेते हैं, एक दफ़ा थोड़ी सी समरी देख लेते हैं कि स्टमक क्या है। स्टमक जो है वो एक एलिमेंट्री कैनाल का डायलेट पोर्शन है, सूजा हुआ हिस्सा है, जहाँ से ऑसोफेगस के बिल्कुल बाद स्टमक स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से डायलेट कर जाता है और फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके खत्म, उससे पहले खत्म हो जाता है। इस पोर्शन को हम, जो कि कार्डियक पोर्शन है यानी कि दिल के पास है, उस पोर्शन को हम कार्डियक पोर्शन कहते हैं। उसके बाद जो लोअर पोर्शन है इसका, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, उस पोर्शन को हम पाइलोरिक पोर्शन कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में वॉल मौजूद है उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, और जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में दरवाज़ा है उसको हम पाइलोरिक जो है वो स्फिंक्टर बोलते हैं। इसकी बात करें तो इसकी दीवारें खुद भी प्रोटीन से मिलकर बनी हैं, लेकिन जब बोलस इसकी दीवारों के साथ टकराता है तो यहाँ से गास्ट्रिक जूस निकलता है, और वो गास्ट्रिक जूस जो है वो, उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजेन। म्यूकस जो है ये एक शीट बना देता है इसके इर्द गिर्द ताकि इसकी दीवारों को कोई नुकसान ना पहुँचे। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव होता है और इसको एक्टिव किया जाता है HCl। HCl जब पेप्सिनोजेन के साथ मिक्स करता है तो ये पेप्सिन बना देता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाती है, और इसके साथ जो खाने के अंदर जर्म्स हैं उनको भी ये किल कर देती है। अब ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस है, खाने को पेप्सिनोजेन के साथ मिक्स करवाया जाता है, पेप्सिन के साथ, गास्ट्रिक जूस के साथ। इस प्रोसेस को हम चर्निंग बोलते हैं, जिसके अंदर स्टमक जो है वो एक ब्लेंडर की तरह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है और खाने को वो ब्लेंड कर देता है, बिल्कुल ग्राइंड कर देता है उसको एक सूप लाइक अरेंजमेंट में, जिसको हम काइम कहते हैं। यानी कि जब स्टमक से खाना निकलता है तो वो एक सूप जो है वो बन चुका होता है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि गास्ट्रिक जूस की सिक्रेशन को कंट्रोल ब्रेन करता है, और ये डिपेंड करती है आपके फूड के ऊपर, यानी कि आप जो है वो खाना जो खा रहे हैं उसमें कितनी प्रोटीन की मिकदार है, उसके मुताबिक ही गास्ट्रिक जूस भी जो है वो सिक्रेट होता है। तो यहाँ तक था ही हमारा स्टमक, और इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा डाइजेशन का, भी हमारी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई, जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड आल्सो द रोल ऑफ लीवर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।